के दृष्टिकोण से आज यहाँ पर जो टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किस तरीके से आपदा की स्थितियों में सहयोग किया जाता है। एग्जाम में देखा जाए तो यूपीएससी यूपीपीएससी के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंडाई फ्रेमवर्क को लेकर, और यहाँ से आपको एग्जाम में आपदा को लेकर ये टॉपिक काफ़ी हाईलाइटेड रहता है। आज हम इन्हीं को समझेंगे, लेकिन इससे पहले आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण में सेंडाई फ्रेमवर्क के आने से पहले एक और फ्रेमवर्क यहाँ पे हस्ताक्षरित किया गया था, जिसका नाम था ह्योगो फ्रेमवर्क। तो आज के इस लेक्चर में हम इन्हीं दोनों फ्रेमवर्क के बारे में देखेंगे। ह्योगो फ्रेमवर्क क्या था, उसके क्या क्या लक्ष्य थे, कौन सी यहाँ पे प्राथमिक कार्यवाहियां सुनिश्चित की गई थी, समाप्त होने के पश्चात उसकी जगह पर आए सेंडाई फ्रेमवर्क की अपनी क्या विशेषताएं हैं, कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और इसके तहत किस तरीके की प्राथमिकताएं तय की गई हैं, दोनों में अंतर यहाँ पे क्या है, और साथ साथ यहाँ पर आपको इस टॉपिक को अच्छे से स्टडी करना है, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। देखा जाए तो आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से हम बात करें, आपदा प्रबंधन क्या है जो अब तक समझते और पढ़ते आए हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक या नेचुरल डिजास्टर हो या ह्यूमन बेस्ड आपको डिजास्टर हो, जिसके कारण मानव, पशु, पर्यावरण और आर्थिक हानि यहाँ पर बड़े स्तर पे होती है, संधारणीय विकास आपका प्रभावित होता है, क्षमता विकास की परिस्थितियां इसके अंतर्गत आती हैं, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के उपाय आते हैं। इन सभी चीज़ों को सम्मिलित करके यहाँ पर ह्योगो फ्रेमवर्क लेकर आया गया। ह्योगो फ्रेमवर्क को हम यहाँ पे पूरा एक नाम दिया गया है, जिसका नाम ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन प्लान 2005 से 2015 के लिए। ये एक 10 वर्ष के लिए लाया गया था। ये 10 वर्षीय यहाँ पे एक एक्शन प्लान था, और इस 10 वर्षीय एक्शन प्लान के माध्यम से यहाँ पर वैश्विक स्तर पर देशों के द्वारा आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से एक सहयोगकारी समझौता इसे कहा जा सकता है, जिसमें मूल जो उद्देश्य था सभी देशों का कि किसी भी प्रकार की आपदा के कारण जो उन देशों को आर्थिक या फिर पर्यावरणीय जो क्षति यहाँ पर सहनी पड़ती है, उसे कैसे कम किया जाए। और दूसरी तरफ इनका यह भी लक्ष्य था, ह्योगो फ्रेमवर्क के माध्यम से यहाँ पर संधारणीय विकास संबंधी नीतियों का परिपालन सुनिश्चित किया जाए, उन लक्ष्यों को प्राप्त कैसे किया जाए, साथ ही कैपेसिटी बिल्डिंग अर्थात कि क्षमता निर्माण के प्रयास किए जाएं। क्षमता निर्माण किस लिए? क्योंकि किसी भी आपदा की स्थिति में सबसे जरूरी पहलू यह है कि जो मानव है और आपके अन्य जो तकनीकी संसाधन है, आपके पास उससे निपटने के क्या उपाय हैं, किस तरीके की जानकारी है, नवाचार है, सूचना प्रणाली है, ये चीजें होनी बहुत जरूरी है। जैसा कि पिछले सारे लेक्चर में हमने पढ़ा कि क्षमता निर्माण आपको अलग अलग आपदाओं के दृष्टिकोण से यहाँ पर किया गया, और इसी को ध्यान में रखकर अगला जो इस पे काम करना था कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण के उपायों को लागू करना था। ठीक है, कि किस तरीके से हम आपदा की स्थिति, गंभीरता, उससे होने वाले नुकसान इत्यादि को कैसे कम किया जा सकता है। तो ह्योगो फ्रेमवर्क क्या था? आप कह सकते हैं ह्योगो फ्रेमवर्क एक तरीके का एक ऐसा एक्शन प्लान था जिसमें विश्व के कई सारे देशों ने मिलकर के इसे 10 वर्षीय समझौते कार्यक्रम के तौर पर लागू करने का निर्णय लिया, जिसमें आपदाओं के कारण आर्थिक और पर्यावरणीय क्षति को कम करना था, और वहीं दूसरी तरफ आपको संधारणीय लक्ष्यों को हासिल करना, लोगों की क्षमता विकास पर काम करना, देश के यहाँ पे क्षमता निर्माण करना और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के उपायों को लागू करना। अब इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ह्योगो जो फ्रेमवर्क लेकर आया गया, इसमें यहाँ पर देखें तो 3 लक्ष्य निर्धारित किए गए, और इन 3 लक्ष्यों के साथ साथ यहाँ पे 5 कार्रवाइयां भी निर्धारित की गई। तो 3 लक्ष्य क्या क्या थे? अब देखिए, यहाँ पे जब ह्योगो फ्रेमवर्क लागू किया गया था और इस पे सभी हस्ताक्षरकर्ता, जिसमें भारत भी एक देश था, तो सभी देशों को ह्योगो फ्रेमवर्क की लक्ष्यों के अनुरूप ही अपने अपने देशों में उस लक्ष्यों को प्राप्त करने को लेकर यहाँ पे कार्यवाहियां करनी थी। तो हम ये भी यहाँ पे समझते चलते हैं कि ये जो लक्ष्य यहाँ पे रखे गए, इसके अनुरूप क्या भारत ने किसी प्रकार के कह सकते हैं लक्ष्यों को प्राप्त करने को लेकर कोई कार्यवाही की, किस तरीके के उपाय अपनाए, किस तरीके के लक्ष्य निर्धारित किए। जैसे कि यहाँ पे पहला लक्ष्य जो निर्धारित किया गया ह्योगो फ्रेमवर्क में, साफ साफ यहाँ पे कहा गया था, लिखा गया था कि आपदा रोकथाम, शमन, तैयारी, सुभेद्यता में कमी करना, साथ ही संधारणीय विकास संबंधी नीतियों को लागू करना, विकास कार्यक्रमों को बढ़ाना, क्षमता निर्माण को विकसित करना, और इन सभी प्रकार की प्रक्रियाओं को पालन करने के लिए इन नीतियों का समेकन करना था। ठीक है, तो पहला जो लक्ष्य यहाँ पे निर्धारित किया गया था वो यहाँ पर ह्योगो फ्रेमवर्क के अंतर्गत ये था। अब अगर हम बात करें कि क्या आपदा रोकथाम, शमन, तैयारी, सुभेद्यता में कमी, इस तरह के लक्ष्यों के लिए भारत ने क्या किया, तो आपको मैंने पढ़ा था कि 2005 में भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया,
और आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत सरकार के द्वारा यहाँ पर केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे विभिन्न प्रकार के प्राधिकरणों और संस्थाओं का गठन किया गया और उनको यहाँ पर जिम्मेदारी और कार्य सौंपे गए, जिसके अनुरूप वहां पर आपदा की स्थिति में सभी को अपनी अपनी भूमिकाएं यहाँ पर डेवलप की गई और उसके अनुरूप उनको कार्यों का विभाजन भी किया गया था। इसके अलावा अगर हम देखें तो सरकार के द्वारा जो दूसरा इसी लक्ष्य के तहत कार्य किया जाता है कि जो भी योजनाएं लागू की जाती हैं, जो भी कार्यक्रम स्टार्ट किए जाते हैं, उनके साथ साथ एक पहलू यहां पर जोड़ा जाता है, एक टर्म जोड़ा जाता है कि कोई क्षति ना होने पाए। ठीक है, कोई क्षति ना होने पाए, अर्थात किसी तरीके के नुकसान ना पहुंचाया जाए। जो स्थिति है पर्यावरण इत्यादि को लेकर, वहां पर उसकी सुभेद्यता इत्यादि में कमी न लाया जाए, उसे और भी बेहतर बनाया जाए, इस चीज को भी यहां पर ध्यान में रखना है। तो भारत सरकार के द्वारा पहले लक्ष्य को प्राप्त करने को लेकर ये 2 कार्य यहां पर किए गए। इसी तरीके से ह्योगो फ्रेमवर्क के अंतर्गत दूसरा लक्ष्य निर्धारित किया गया। वो क्या था? सामुदायिक स्तर पर विशेष ध्यान देना था, संस्थाओं और कार्यप्रणाली और क्षमता का यहां पर विकास करना था। अब अगर इसके दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो यहां पे देखिए, जैसे कि बोला गया सामुदायिक स्तर पर विशेष ध्यान देना। समुदाय क्या था? पर्टिकुलर जिस क्षेत्र विशेष में आपदाएं आती हैं, उस क्षेत्र में निवास करने वाले कह सकते हैं जनमानस को यहां पर उस आपदा के प्रति वहां पर उनको तैयार करना था और उनको शासक बचाना भी था और लोगों को यहां पर किस तरीके से मिल करके इस प्रकार की आपदा से सुरक्षित भी बनाना था। जनमानस का यहां पे सहयोग प्राप्त करना था। और जैसे कि भारत सरकार ने किया, सरकार ने क्या किया, यहां पे राज्य के स्तर पे आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाए, जिले के स्तर पे जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बना दिया गया और इनको यहां पे स्थानीय लोगों के साथ मिलकर के यहां पर किसी भी प्रकार की आपदा की स्थितियों से लोगों को बचाने का कार्य किया जाता है। संस्थाओं को विकसित किया गया, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ को यहां पर बनाया गया, कार्यप्रणाली यहां पर इनको सौंपी गई और साथ ही साथ यहां पर लोगों की क्षमता को विकसित किया गया और इस तरीके से किसी भी आपदा की स्थिति में लोगों को बचाए जाने का कार्य प्रारंभ हुआ। तीसरा यहां पर लिखा हुआ है पुनर्निर्माण, आपातकालीन तैयारी, अनुक्रिया, सामान्य स्थिति बहाली संबंधी जोखिम न्यूनीकरण के उपायों को लागू करना था, जो ह्योगो फ्रेमवर्क के अंतर्गत तीसरे लक्ष्य में यहां पे निर्धारित किया गया। भारत सरकार के द्वारा देखा जाए तो मैंने आपको बताया कि सरकार क्या करती है, पुनर्निर्माण का कार्य करती है। सामाजिक पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनर्निर्माण, जिसमें व्यवसायिक पुनर्निर्माण भी आपका शामिल है, सामाजिक पुनर्निर्माण है और मनोवैज्ञानिक पुनर्निर्माण, ये सारी चीजें बताई थी मैंने, पढ़ाया आपको। तो यहां पर सरकार के द्वारा पुनर्निर्माण के कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है, जिसमें विकास का कार्य, शिक्षा, कौशल, आजीविका उपलब्ध कराना, घरों इत्यादि सरकारी आवासों का उपलब्धता, प्राथमिक वस्तुओं को सबसे पहले प्रस्तुत करना। इसके तहत यहां पर मैंने आपको यह भी बताया था 3 अलग अलग समयावधि में लोगों को जानकारी देना, पुनर्निर्माण के कार्यों को संचालित करना था, जिसमें लघु अवधि, मध्यम अवधि और दीर्घावधि के लक्ष्यों को निर्धारित करना था। लघु अवधि के अंतर्गत पहले उनको रोटी, कपड़े, मकान, चोट इत्यादि लगी तो उनकी वहां पे दवाई इत्यादि को प्रोवाइड कराना। दूसरे स्तर पर उनके आजीविका इत्यादि की चीजों को बहाल करना और तीसरे स्तर पे यहाँ पर उनके निर्माण, आवास इत्यादि की सुविधा को सुनिश्चित करना। इस तरह के यहाँ पे कार्यों को सुनिश्चित करना था। तो भारत सरकार के द्वारा ह्योगो फ्रेमवर्क के जो 3 लक्ष्य निर्धारित किए गए, इन 3 लक्ष्यों को प्राप्त करने को लेकर अपनी तरफ से प्रयास भी किए गए। इसी तरीके से अगर हम ह्योगो फ्रेमवर्क के लक्ष्यों के साथ साथ एक चीज यहां पर 5 प्राथमिक कार्यवाहियों को भी इन्होंने सुनिश्चित किया था। क्या थी 5 कार्यवाहियां? पहला, आपदा जोखिम न्यूनीकरण को लेकर राष्ट्रीय तथा स्थानीय यहां पे प्राथमिकताओं को तय करना। ठीक है, कि सभी, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो और स्थानीय स्तर पे, सभी को यह सुनिश्चित करना है कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण को कैसे सुनिश्चित किया जाए, कौन सी पॉलिसी अपनाई जाए, कैसे हम आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं, आर्थिक या पर्यावरण या सामाजिक किसी भी तरीके के नुकसान को कम करना है। दूसरी जो प्राथमिकता दी गई, दूसरा प्राथमिकता दी गई कि यहां पे आपदा की पहचान करिए, आपदा की स्थिति कैसी है, उसका मूल्यांकन करिए, कितना ये प्रभावित कर सकती है, उसकी निगरानी उस पर लगातार रखिए और साथ ही साथ यहां पे पूर्व चेतावनी प्रणाली जारी करिए। ठीक है, तो ह्योगो फ्रेमवर्क के अंतर्गत जो दूसरा यहां पे प्राथमिकता दी गई कि आपदा से संबंधित आपदाओं की पहचान, उनका मूल्यांकन करना, उनकी निगरानी लगातार करना और लोगों को इसके बारे में पूर्व से में ही सूचित करना। तीसरा यहां पे काम किया गया, ज्ञान, नवाचार और शिक्षा के माध्यम से लोगों को यहां पे सुरक्षित बनाना, सुरक्षा प्रोवाइड कराना आपदाओं के विरुद्ध। ठीक है, लोगों को यह प्रोवाइड कराना कि चक्रवात आएगा तो किस तरीके की स्थितियां उत्पन्न होंगी, आपको क्या करना है, भूकंप है, बाढ़ आएगी, हर तरीके की किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति में लोगों को शिक्षित करना, जानकारी देना, और यह सबसे अच्छा तरीका होगा लोगों को सुरक्षित बनाए जाने का।
सभी जोखिम कारकों को कम करने के लिए प्रयास करना और प्रभावी अनुक्रिया हेतु तैयारी को सुदृढ़ करना। ये 5 चीजें यहां पर ह्योगो फ्रेमवर्क के अंतर्गत निर्धारित किए गए। अब प्रभावी अनुक्रिया हेतु तैयारी को सुदृढ़ करने का मतलब है कि जैसे कि आपको अपने चक्रवात इत्यादि आती है तो वहां पे आपको वनोवरण आप विकसित कर सकते हैं, एक प्राकृतिक तटबंधों का निर्माण कर सकते हैं, जो घर बनाए जाते हैं वहां पर आपको शील्डनुमा आकृति उसमें डेवलप की जा सकती है। लोगों को कहीं आपको ऐसे चक्रवाती स्थान से बाहर कहीं भी ले जाएं तो वहां पे टेंट इत्यादि, खाने पीने की, स्वास्थ्य मेडिकल इत्यादि की सुविधाएं उनको उपलब्ध कराएं। इस तरह की आपकी एक प्रभावी अनुक्रिया टीम वहां पे होनी चाहिए और उससे संबंधित आपको जरूरी उपाय अपनाने चाहिए। तो इस तरीके से ह्योगो फ्रेमवर्क के अंतर्गत एक 10 वर्षीय कार्यक्रम लेकर आया गया और इस 10 वर्षीय कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ पर वैश्विक स्तर पर सभी देशों के द्वारा मिलकर के आपदाओं से लड़ना था। आपदाएं कैसी भी हों, चाहे प्राकृतिक हो या मानव जनित हो, और उसके कारण किसी भी तरीके के हानि हो उसे एक तरफ कम भी करना था, तो दूसरी तरफ यहाँ अपने आप को, लोगों को, अर्थव्यवस्था को और अवसंरचना को सशक्त भी बनाना था। तो ये आपका 10 वर्ष तक चला। पहले 10 वर्ष था 2005 से 2015 तक, लेकिन 2015 में ये यहां पर आपको समाप्त हो जाता है और उसकी जगह पे आ जाता है सेंडाई फ्रेमवर्क, जो कि जापान में यहां पर हस्ताक्षर होता है। तो उसकी जगह पे अगले 15 सालों के लिए 2015 से लेकर के 2030 तक के लिए यहां पर साइन होता है सेंडाई फ्रेमवर्क, जिसे बोला गया आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 से 2030। देखा जाए तो जापान में यह हस्ताक्षरित हुआ था संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के आपदा जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलन के दौरान, और यहां पर यह 15 वर्षीय एक समझौता था। इससे पहले ह्योगो के बारे में ध्यान रखिएगा, वो 10 वर्षीय था, ये 15 वर्षीय था। दूसरा, यह स्वैच्छिक है, जहां पे कोई भी इसमें शामिल हो सकता है, नहीं होगा। और तीसरा, किसी प्रकार का बाध्यकारी नहीं रहा, अर्थात गैर बाध्यकारी एक तरीके का समझौता है। अब यहां पर भी देखें तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए जो सेंडाई फ्रेमवर्क यहां पे लागू किया गया, इसमें यहां पे 7 लक्ष्य बनाए गए। ह्योगो में सिर्फ 3 लक्ष्य थे, इसमें 7 लक्ष्य यहां पे निर्धारित किए गए, जबकि जो प्राथमिकताएं थी या प्राथमिक कार्यवाहियां थी ह्योगो में आपके 5 थी, जबकि यहां पर सिर्फ 4 हैं। ठीक है। अब यहां पे जो अंतर है, अंतर के साथ साथ आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये तो अंतर आपको मैंने बताया। अब यहां पे लक्ष्यों पर ध्यान दीजिए। बहुत बार पूछा जाता है कि सेंडाई फ्रेमवर्क के अंतर्गत कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, एग्जाम में इसको लेकर प्रश्न पूछा भी गया है, इसीलिए यहां पे बाकायदा हमने इसको पॉइंट आउट कर लिया है और आराम से इसको समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज, जो 7 लक्ष्य रखे गए हैं, पहला लक्ष्य क्या है? पहला लक्ष्य देखिए, यहां पे सारा जो टारगेट है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, टारगेट 2030 है। जो लक्ष्य हमें प्राप्त करने हैं ये 2030 तक प्राप्त करने हैं, क्योंकि ये 15 साल का कार्यक्रम है और एट द लास्ट ईयर 2030 में जाके यहां पे समाप्त होने वाला है। तो 2030 तक क्या क्या टारगेट रखे गए हैं? पहला टारगेट रखा गया है कि 2030 तक किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार की आपदा से मौतों की जो संख्या है उसमें हमें वैश्विक स्तर पर कमी लाना है। ठीक है, वैश्विक स्तर पर, और यह अनुपात करीब 1 लाख का रखा गया है। और यहां पर जो डिफरेंशिएट रखा गया है, तुलना जो करनी है वो करनी है 2015 से। ठीक है, 2015 से 2030, अर्थात कि ह्योगो फ्रेमवर्क में जितना भी आपकी मौतें इत्यादि हो रही थी, उसके बाद सेंडाई फ्रेमवर्क के तहत हमें उसकी तुलना में यहां पे वैश्विक मौतों की संख्या जो कि आपदा के कारण होती हैं, वहां पर हमें कमी लेकर आना है। ये पहला यहां पे लक्ष्य रखा गया। दूसरा लक्ष्य क्या रखा गया? मौतें तो हो सकती हैं, लेकिन इसके साथ साथ काफी सारे लोग प्रभावित होते हैं, तो प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या में भी आपको कमी लाना है, जो दूसरा लक्ष्य रखा गया। कहा गया कि 2030 तक किसी भी प्रकार की आपदा से वैश्विक स्तर पर प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या में भी हमें कमी लेकर आना है, जो कि अनुपात वहां पे लिखा गया करीब, आपका जो आंकड़ा करीब 1 लाख के अनुपात में हम वहां पर देखेंगे कि अगर पहले मान लेते हैं कि 1 लाख में यदि यहां पर मौतों की संख्या मान लेते हैं अगर 10,000 हो रही थी आपदा से, तो यहां में हमें इसमें कमी लाना है। 1 लाख में हमें 5,000 या 1,000 या 2,000 कितना भी करना है, लेकिन कम करना है। ऐसे प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या में, जैसे 1 लाख है, इसमें से हो सकता है कि 80,000 लोग प्रभावित होते हों आपदा से, तो इनमें भी कमी लेकर आना। 80,000 की बजाय 50, 40, 30 जितना भी कम कर सकते हैं उतना हमें कमी लेकर आनी है। इसके अलावा ये तो हो गया मौतों को लेकर, जो सीधा एक व्यक्तिगत यहां पर आप प्रभावित होते हैं। इसके साथ साथ यहां पर देखिए, हमने यहां पर देखा कि नुकसान सिर्फ मानवीय या सामाजिक स्तर पर नहीं होता है, बल्कि आर्थिक स्तर पर भी बड़ा नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। और यहां पर भी यही है, 2030 में एक लक्ष्य यह भी रखा गया है
कि जो वैश्विक आपकी सकल जीडीपी है, ठीक है, सकल आपका घरेलू उत्पाद है वैश्विक स्तर पे, यहां पर इसमें प्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार की आर्थिक हानि, प्रत्यक्ष आर्थिक हानि में यहां पर आपको कमी लेकर आनी है। तो एक काम यहां पर यह भी आपको सुनिश्चित करना है, प्रत्यक्ष हानि में यहां पर आपको कमी लानी है वैश्विक जीडीपी की तुलना में। इसके अलावा 2030 तक ही अवसंरचनाओं के आधारभूत सेवाओं की क्षति में का विकास करना है। कहने का मतलब किसी भी प्रकार की आपदा जब भी आती है तो वहां पर आपकी जो अवसंरचना है, अवसंरचना क्या है, जैसे कि सड़कें, आवास, टैंक या फिर अन्य तरीके का बिजली, आपको स्कूल, कॉलेज, मेडिकल, जो भी चीजें आती हैं वो आपको प्रभावित होती हैं, वो अवसंरचना प्रभावित हो, वो नष्ट हो जाती हैं। तो यहां पे दो तरीके काम करना है। पहला जो काम करना है कि 2030 तक हमें किसी भी प्रकार की अवसंरचना या आधारभूत जो सेवाएं हैं जिनमें जो क्षति हो जाती है आपदा के कारण, उनमें होने वाली क्षति को कम करना है। और दूसरी तरफ यह भी काम करना है हमें कि इस प्रकार की आपदा से जो आपकी संरचनाएं हैं वो क्षतिग्रस्त ना होने पाए, आगे हमें ऐसी अवसंरचनाओं को विकसित करना है। ठीक है, तो दोनों काम यहां पर करने हैं। यह भी चौथे लक्ष्य के रूप में यहां पर सेंडाई फ्रेमवर्क में शामिल किया गया। इसके बाद पांचवा लक्ष्य रखा गया 2020 तक राष्ट्रीय और स्थानीय आपदा संबंधी जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियों के देशों की संख्या में वृद्धि करना। कहने का मतलब जो कोई भी देश आपदा से प्रभावित होते हैं वैश्विक स्तर पे, ऐसे सभी देशों के द्वारा स्थानीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पे आपको आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबंधी रणनीतियां और पॉलिसी बनानी होंगी। और इसके लिए यहां पर लक्ष्य 2020 ही रखा गया था कि 2020 तक हमें यहां पर ज्यादा से ज्यादा देशों के पास अपनी अपनी यहां पर राष्ट्रीय स्तर पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण नीतियां होनी चाहिए। इसके अलावा छठा लक्ष्य रखा गया कि 2030 तक विकासशील देशों अंतरराष्ट्रीय सहयोग देना है। विकासशील देशों के द्वारा अपने आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से किए जाने वाले प्रयासों के लिए वहां पे जो भी संसाधनों का विकास किया जा रहा है, जिस भी तरीके के उनके खर्च इत्यादि किए जा रहे हैं, उसके लिए यहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से सहयोग दिया जाएगा, इकोनॉमिकल यहां पे सहायता दी जाएगी, ताकि ये देश जो होते हैं आपदा के जोखिम न्यूनीकरण उपायों को अच्छी तरीके से लागू कर सकें और उसको अप्लाई कर सकें। और सातवां जो लक्ष्य रखा गया कि 2030 तक बहुसंकट पूर्व चेतावनी प्रणाली को लागू करना, आपदा जोखिम संबंधी यहां पे सूचनाओं को यहां पर जारी करना, साथ ही इन आपदाओं का मूल्यांकन, उनकी उपलब्धता और साथ ही साथ इन सूचनाओं की ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच को सुनिश्चित करना। ठीक है, तो सातवें लक्ष्य के तहत 2030 तक बहुसंकट पूर्व चेतावनी, अर्थात भूकंप आएगा, भूकंप साथ सुनामी आ जाती है। ठीक है, ज्वालामुखी फट गया तो उसके ज्वालामुखी के साथ भूकंप आ जाएगा, हो सकता है सुनामी भी साथ साथ आ जाए। इसके अलावा कहीं आपका बारिश हो रही तो बारिश के साथ साथ आपको बाढ़ की संभावना देखने को मिल सकती है। चक्रवात आया, चक्रवात के साथ बारिश हो सकती है। तो एक साथ आपको कई आपदाएं आने को हो सकती हैं। तो यहां पर आपको बहुसंकट पूर्व चेतावनी प्रणाली आपके पास होनी चाहिए, लोगों को समय पूर्व इसकी सूचना मिलनी चाहिए, सभी सुविध क्षेत्रों में यहां पर आधुनिक तकनीकी इत्यादि का प्रयोग करके लोगों को सुरक्षित बनाए जाने संबंधी यहां पर लक्ष्य रखा गया 2030। तो इस तरीके से सेंडाई फ्रेमवर्क के तहत अगले 15 वर्षों में यहां पर 7 लक्ष्य रखे गए हैं जो कि सभी देशों को प्राप्त करना है। अब यहां पर ये आपको 7 लक्ष्य तो समझ में आ गए क्या क्या इन्हें प्राप्त करना है। इसके साथ साथ सेंडाई फ्रेमवर्क में 4 प्राथमिकताएं भी तय की गई। जैसे पहली प्राथमिकता तय की गई कि आपदा जोखिम को यहां पे समझने का कार्य करना है। आपदा जोखिम किस तरीके की है, कितना प्रभावपूर्ण होती है, किन क्षेत्रों पे कैसा इसका प्रभाव पड़ता है, कहां ज्यादा है कहां कम है, इस तरह की चीजें अर्थात जानकारी होना, आपदा जोखिम को बेहतर तरीके से समझना है। दूसरा जो काम करना है, आपदा जोखिम शासन का सुदृढ़ीकरण करना है। आपदा जोखिम शासन अर्थात कि किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए जो शासन तंत्र अपनाया गया है, जो व्यवस्था यहां पर की गई है, उसको यहां पर बेहतर बनाइए। केंद्र से लेकर जिला स्तर तक, स्थानीय स्तर तक, राज्य के स्तर तक कौन कौन सी टीमें हैं, किस किस तरीके काम करती हैं, किस प्रकार की उनके पास तकनीकी है, क्या आधुनिकता है, क्या नए स्रोत संस्थान और क्या आपके पास हो सकते हैं, इन सारी तरीके से यहां पर जो भी आपकी शासन व्यवस्था है उसको मजबूत करना। इसके अलावा प्रत्याशता हेतु तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण में निवेश करना। जरूरी यह है कि अगर आपको आपदाओं से बचना है, बेहतर पुनर्निर्माण करना है,
अवसंरचनाओं को बेहतर बनाना है और आपदा जोखिम से होने वाले नुकसान, मौतों और लोगों के प्रभावित होने की स्थिति को कम करना है, तो इसके लिए जरूरी है कि आप इस तरीके का निवेश करें, शोध करें, जिस तरीके से आपको एक बेहतर अवसंरचनाओं का निर्माण किया जा सके, बेहतर तकनीकी आपके पास हो, लोगों को त्वरित गति से कहीं से हटाया जा सके, उनको पुनर्स्थापित किया जा सके, आपको चीजों को तीव्र गति से यहां पर पुनर्विकास, पुनर्बहाली की जा सके। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि प्रत्याशिता है तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण में निवेश यहां पर जरूरी प्राथमिकता दें। और एट द लास्ट चौथी यहां पर प्राथमिकता रखी गई है कि प्रभावी अनुक्रिया तैयारी को उन्नत बनाना और बेहतर पुनर्निर्माण के विकल्पों को लागू करना। इस तरीके से यहां पे ह्यूगो फ्रेमवर्क के अंतर्गत जो बातें यहां पर की गई थी, आगे यहां पर सेंडाई फ्रेमवर्क के तहत उसे अगले 15 वर्षों के तहत कुछ और लक्ष्यों के साथ और बेहतर स्थिति को प्राप्त करने को लेकर इसे बढ़ाया गया है। एक बेहतर लक्ष्य और बेहतर प्राथमिकताएं इसके लिए तय की गई हैं और इसका लक्ष्य यहां पर देखिए, ह्यूगो फ्रेमवर्क जो है, या फिर आप कह सकते हैं कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण इसलिए भी आपका बहुत जरूरी हो जाता है, सेंडाई फ्रेमवर्क को प्राप्त करना इसलिए भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो आपने एसडीजी गोल्स रखे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रखे हैं, वो भी तभी आपके पूरे हो पाएंगे जब आप यहां पे फ्रेमवर्क या आपदा जोखिम संबंधी उपायों को अप्लाई कर पाएंगे और उनका यहां पे लाभ ले पाएंगे। अन्यथा ऐसे कई सारे हैं एसडीजी गोल्स जो बिना आपदा प्रबंधन की प्रक्रियाओं को लागू किए हुए आप कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहां पे जरूरी है कि आपको सेंडाई फ्रेमवर्क के तहत रखे गए लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए और इसके साथ साथ यहां पर विकास, आपदाओं को कम करना और संधारणीय विकास को भी एक तरफ से प्राप्त किया जाए। तो ये आपका है सेंडाई और ह्यूगो फ्रेमवर्क और इसी को लेकर यहां पर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सीधा सीधा आपदा प्रबंधन जोखिम न्यूनीकरण को लेकर सेंडाई फ्रेमवर्क में क्या कहा गया है, कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, चर्चा कीजिए। सरकार उसके बाद कुछ और भी चीजें जोड़ दी गई कि भारत सरकार ने क्या किया है, या तुलनात्मक रूप से उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि आप ह्यूगो फ्रेमवर्क आपदा जोखिम न्यूनीकरण को लेकर अपनाए गए ह्यूगो फ्रेमवर्क और सेंडाई फ्रेमवर्क में मूलभूत क्या अंतर है, समझाइए। ठीक है, तो आपको दोनों के बारे में पता है, अब पता है और इसी को आपको यहां पर अच्छे से लिखना है, पॉइंट आउट करना, और इससे ज्यादा आपको यहां पे करने की जरूरत नहीं है। तो इसी को बस पॉइंट आउट करेंगे और इसके साथ ही साथ यहां पर आपका जानकारी इसकी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए हेडिंग डालिएगा सबसे पहले, अंतरराष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सहयोग। अंतरराष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सहयोग, अंतरराष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सहयोग, इसमें लिखिएगा पहली हेडिंग डालिए, ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन प्लान 2005-2015। ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन प्लान 2005 से 2015। इसमें लिखिएगा भारत ह्यूगो फ्रेमवर्क का हस्ताक्षर करता है